students, my name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. आज का जो हमारा टॉपिक है that is forest and forest produce of मध्य प्रदेश। तो हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं कि कितना एरिया फॉरेस्ट एरिया है एमपी में, क्या क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट का, मतलब कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट में कैटेगराइज किए गए हैं डिफरेंट फॉरेस्ट को। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन फॉरेस्ट से हमें कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड विदाउट डिलेइंग फर्दर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ मध्य प्रदेश की, तो जब आप अपना सिलेबस लाइन उठा के देखेंगे तो थर्ड यूनिट जो है आपकी वो है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। उसका फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, तो फॉरेस्ट एरिया में एमपी जो है इट इज़ अ वेरी ब्लेस्ड स्टेट। ब्लेस्ड स्टेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आपके फॉरेस्ट हैं वो बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं। अबंडेंस से मेरा मतलब है कि आपको यहाँ पे कभी भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं मिलेगी। रीज़न उसका ये है कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो ऑलमोस्ट 30% है आपके टोटल एरिया का। तो टोटल एरिया जो हमारा 3,08,252 के स्क्वायर किलोमीटर्स है, उसमें से 95,000 स्क्वायर किलोमीटर्स आपका फॉरेस्ट एरिया है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एमपी हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एमपी फर्स्ट नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट एरिया, सेकंड अरुणाचल प्रदेश है एंड थर्ड है छत्तीसगढ़। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये रैंकिंग दी गई है। तो कभी अगर एग्जाम्स में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है एमपी इज़ फर्स्ट, अरुणाचल इज़ सेकेंड एंड छत्तीसगढ़ इज़ थर्ड। देन हमारे यहाँ 3 फॉरेस्ट बेल्ट्स हैं, ठीक है। 3 फॉरेस्ट बेल्ट्स की जब मैं बात करती हूँ तो पहला है विंध्या कैमूर रेंज फॉरेस्ट बेल्ट, जो दमोह सागर प्लेटो के अक्रॉस स्प्रेड है। यहाँ पे रेयर फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। नाउ व्हाट इज रेयर फॉरेस्ट? रेयर फॉरेस्ट आर जनरली दोज काइंड ऑफ फॉरेस्ट जहाँ पे जो भी आपके प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होते। बहुत ही रेयर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जो सिर्फ यही मिलता है। देन देयर इज मुरैना शिवपुरी फॉरेस्ट बेल्ट। मुरैना शिवपुरी फॉरेस्ट बेल्ट की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको मेजरली थॉर्न वेजिटेशन मिलता है। थॉर्न वेजिटेशन का मतलब है कांटेदार पेड़, कांटेदार पेड़ पौधे, ये वहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। देन थर्ड है बेल्ट इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। साउथ ऑफ रिवर नर्मदा में कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला सतपुड़ा माइकाल रेंज आएगी और एक आता है बघेलखंड प्लाटो। दोनों में आपका एक हमने बेल्ट कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है और वहाँ पे फॉरेस्ट बेल्ट हमने कॉन्स्टिट्यूट करा है बेसिकली। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की जब मैं बात करती हूँ तो आपके 3 तरीके से आप फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हो। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बेसिस पे, दूसरा टाइप ऑफ ट्रीज के बेसिस पे एंड थर्ड है क्लाइमेट के बेसिस पे। अब जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करती हूँ तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्री टीक फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट है और मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस है एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे करके 9 अलग अलग फॉरेस्ट नहीं है, एक फॉरेस्ट को ही अलग अलग टाइप को डिवाइड कर दिया गया है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ही टीक फॉरेस्ट भी हो सकते हैं और साल फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी हो सकते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। तो अलग अलग 9 टाइप के फॉरेस्ट नहीं है, ये एक ही के अंदर है, लेकिन वैरायटी अलग होने की वजह से या क्लाइमेट की वजह से इनको इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अब जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हिसाब से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हिसाब से पहला आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो स्टेट सुपरविजन जो है वो मैनेज करता है, मतलब स्टेट लुकआउट करती है पूरे फॉरेस्ट के लिए।
ये जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें मूवमेंट तो किया जा सकता है, आप जा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन आप उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर आपकी तरफ से कोई भी डिस्ट्रॉय होती है चीज़ तो वो पनिशेबल ऑफेंस होता है, मतलब उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। यहाँ के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। एनिमल ग्रेजिंग यानी कई लोग होते हैं जो एनिमल्स को पालते हैं, उनको चारा खिलाने वगैरह फॉरेस्ट में लेके जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ अलाउड है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस फॉरेस्ट के आसपास या इसमें रह रहे हैं तो वो यहाँ की ट्रीज़ को भी कट कर सकते हैं, लेकिन उनको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगी, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी, ठीक है। देन इसके बाद आता है रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पे जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ना आप यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हो, ना आप यहाँ पे ग्रेजिंग करवा सकते हो, ना आप यहाँ के पेड़ों को काट सकते हो, सब पनिशेबल होता है। यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। एंड देन लास्ट इज अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें आप ग्रेजिंग भी करवा सकते हो, मूव भी कर सकते हो और इन्हें काटा भी जा सकता है। इस तरीके से ये तीन जो हैं वो डिवाइड है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ट्रीज के हिसाब से जो आप फॉरेस्ट डिवाइड करते हो, ठीक है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीज इसको डिवाइड करते हैं तो पहला होता है टीक फॉरेस्ट। जब मैं टीक फॉरेस्ट की बात करती हूँ तो ऐसे फॉरेस्ट हमें जनरली जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, झार और खंडवा में देखने को मिलते हैं। टीक वुड की अगर मैं बात करती हूँ तो टीक वुड हमेशा से हमारी कंट्री में बहुत ही फेमस और इन डिमांड रहा है, बिकॉज इसका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, पहली चीज़ ये बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है, तो आसानी से ये चीज़ें टूटती नहीं है इसकी बनी हुई। सेकेंड चीज़ लाइट वेट भी होता है और इस वजह से क्या होता है कि ईजी टू कैरी, ईजी टू मैनेज हो जाता है। बेसिकली हम इसे यूज़ किस लिए करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है और आपके फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। देन हम बात करते हैं साल फॉरेस्ट की। साल फॉरेस्ट हमारे को जनरली रेलवे स्लीपर्स जो आपकी बनी हुई होती हैं, एवरीबडी हैज़ ट्रैवल्ड इन रेलवेज आई गेस, तो रेलवे स्लीपर्स जब आप देखते हो वो साल ट्रीज़ की बनी हुई है। ये कहाँ मिलती हैं जनरली ये ट्रीज़, मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी और शहडोल में ये मिलती हैं। देन देर इज़ मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसमें अलग अलग तरीके की आपको ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे साज हो गया, धवारा हो गया, लाड़िया हो गया, बीजा हो गया, तेंदुआ हो गया, बबूल के पेड़, पलाश के पेड़, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। मतलब टीक फॉरेस्ट में सिर्फ टीक मिल रही है, साल फॉरेस्ट में सिर्फ साल मिल रही है, लेकिन मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की ट्रीज़ मिलती हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं, बालाघाट में, होशंगाबाद, मंडला और छिंदवाड़ा में ये सारे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब हो सकता है कि झाबुआ का जो फॉरेस्ट है, टीक फॉरेस्ट है, वही प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। देन हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट का मतलब यहाँ पे बेसिकली है रेनफॉल, समर्स, कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, उस टाइप से। तो पहला होता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो जनरली जहाँ पे रेनफॉल है 50 to 100 सेंटीमीटर्स, मतलब एवरेज रेनफॉल है जहाँ पे, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इन ट्रीज़ की स्पेशलिटी ये होती है कि समर्स में ये अपनी सारी जो लीव्स होती हैं उनकी सारी लीव झड़ जाती हैं, शेड हो जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ वाटर रहता है समर्स में, इसलिए सारी ट्रीज़ की लीव्स जो हैं वो शेड हो जाती हैं एंड देन इवेंचुअली जैसे ही रेन्स आती हैं वापस से वो ग्रो होना शुरू होती हैं। कौन कौन सी ट्रीज़ ऐसी होती हैं, टीक, शीशम, नीम, पीपल, इस टाइप की। और कौन से रीजन्स में ये हमें देखने को मिलती हैं, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, पन्ना, बैतूल एंड होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन सारी ही जगहों पे, जैसे कि हमने पहले देखा था अभी कि होशंगाबाद में कौन से फॉरेस्ट थे, मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट।
तो अब मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी में भी आ सकते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस में भी आ सकते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्यों आ रहे हैं वो? क्योंकि होशंगाबाद में आपके मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है और यहाँ पे रेनफॉल 150 to 100 सेंटीमीटर हो रही है। ठीक है, देन है सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे 100 to 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। कौन सी ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी? बीजा, द्वारा, जामुन, हर्रा, इस टाइप की। टीक, साल और बैम्बू यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, मतलब ये तो हमारी मेजर ट्रीज हैं ही, टीक, साल और बैम्बू। इसके अलावा बीजा, धुआरा, जामुन और हर्रा जैसी ट्रीज भी आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। जो इनके मेन रीजन्स है वो मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल है। ठीक है, देन थर्ड इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ये जो है यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल एरिया वाले एरियाज में ये आपको मिलेंगे, जहाँ पे 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल्स होती है। कौन सी ट्रीज यहाँ पे मिलेंगी? हरा, कीकड़, बबूल, पलाश। रीजन्स श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, दतिया, खरगोन। ठीक है, तो ये कब हमारी जिसे बोलना चाहिए ब्लूम करती हैं? जब रेनफॉल कम होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लाइमेट के हिसाब से इनका जिसे बोलना चाहिए ग्रो होना और फ्रूट्स बेसिकली जो प्रोड्यूस है वो हमें इस टाइम पे देखने को यहाँ पे मिलती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से फंक्शन करता है। पहला है फॉरेस्ट सर्कल, दूसरा है फॉरेस्ट डिवीजन। फॉरेस्ट सर्कल का मतलब ये है कि ये सेटिस्फाई नहीं है, आइडेंटिफाई है। ये बेसिकली एक टर्म यूज़ किया गया है जिससे एक से ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम कवर कर पाएँ। आसपास के एरिया को एक सर्कल बना दिया गया है। तो अगर मैं एमपी की बात करती हूँ तो 16 फॉरेस्ट सर्कल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसका हेड कौन होता है? फॉरेस्ट कंजर्वेटर। ठीक है, उसको एक टर्म दे दिया गया है जिसे कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेटर। दिस इज अ पोस्ट गिवन टू द हेड ऑफ ईच फॉरेस्ट सर्कल। ठीक है, हाईएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का सर्कल कौन सा है? खंडवा। और लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट सर्कल का है उज्जैन। अब इन्हीं फॉरेस्ट सर्कल में बेसिकली हम क्या करते हैं? डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक सर्कल में हो सकता है 10 डिविजन्स हो, 15 डिविजन्स हो, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जितना कवर हो रहा है। तो ऐसे करके हमारे पास 62 फॉरेस्ट डिवीजन है एमपी में, मतलब 16 फॉरेस्ट सर्कल और 62 फॉरेस्ट डिविजन्स। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? जो आपके फॉरेस्ट सर्कल होते हैं उसमें किसी भी फॉरेस्ट सर्कल में मिनिमम दो और मैक्सिमम n नंबर ऑफ डिविजन्स हो सकते हैं। हर एक डिवीजन का एक डिविजनल ऑफिसर है जो उस पर्टिकुलर डिवीजन को देखता है और किसको रिपोर्ट करेगा? हेड ऑफ फॉरेस्ट सर्कल, जिसे हम फॉरेस्ट कंजर्वेटर कहते हैं। मंडला जो है सबसे बड़ा फॉरेस्ट डिवीजन है और किस पार्ट में आता है? जबलपुर सर्कल में आता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। रिजर्व फॉरेस्ट का सबसे बड़ा सर्कल खंडवा है, लोएस्ट रिजर्व फॉरेस्ट उज्जैन है, सबसे बड़ा डिवीजन मंडला है जो जबलपुर सर्कल में आता है। ठीक है, अब हम कुछ जिसे कहना चाहिए इनिशिएटिव्स के बारे में देखेंगे जो किसने किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द फॉरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देम। तो एक है एमपी राज्य वन विकास निगम। ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 24 जुलाई 1975 में। किस लिए किया गया था? जिससे कि ट्रीज कवर को प्लांटेशन किया जा सके अलग अलग ट्रीज का, और सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे जो पीपल हैं आसपास के उनकी कंडीशन सुधरे। तो मध्य प्रदेश राज्य वन निगम जो है वो बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर है जो प्रोड्यूस करता है टिम्बर, पोल्स, फ्यूल वुड एंड बैम्बू इंडिया में। ठीक है, ये जो है एस्टैब्लिश हुआ था 24 जुलाई 1975 में, इस विजन के साथ कि ये प्रोटेक्ट करे फॉरेस्ट को
और लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कर सके। किस तरीके से? बाय प्लांटेशन इन द स्टेट। ठीक है, अगर हम आज की डेट में बात करते हैं तो 4.26 लाख हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट जो हैं वो ये मैनेज कर रहा है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जिससे अलग अलग स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट को जो है हम सस्टेन कर पाए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर बॉडी है। फिर एक पॉलिसी आई है जो कि फॉरेस्ट पॉलिसी थी, जो हमारी फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो एमपी में बनी थी, वो 1952 में बनी थी। 1952 के बाद 4 अप्रैल 2005 में एक नई पॉलिसी आई, और इस नई पॉलिसी ने क्या किया? फॉरेस्ट के कंजर्वेशन, उसके डेवलपमेंट और उसके सस्टेनेबल यूज़ के ऊपर फोकस किया। किस तरीके से? इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए। मतलब जो आज की डेट में मेन रिसोर्सेज है हमारी, इकोलॉजिकल रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स, सोशल रिसोर्स और टेक्निकल रिसोर्स, इन सब का यूज़ करते हुए फॉरेस्ट का क्या करना है? फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, डेवलप करना और सस्टेन कराना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें फॉरेस्ट बेस्ड जो कम्युनिटीज़ है, जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं या फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट को मॉडिफाई करना है, जिससे उनके लिए हम कुछ बेटर कर सकें। तो ये आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी है। इसके कुछ मेन प्रोविजंस हैं। पहला है पब्लिक फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना है। ठीक है, मतलब लोग प्लांटेशन की तरफ जुड़ें, ठीक है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फॉरेस्ट बेस्ड करना है, इको टूरिज्म पे फोकस करना है। कोई भी अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। एक्सप्लॉयटेशन जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका ध्यान रखना है। नए कोर्ट्स सेटअप करना है, जिससे जो आपके केसेस हैं उसमें स्पीडी प्रोसेस हो सके। ग्रुप पेट्रोलिंग को फोकस करना है, जिससे कि चौकी बन सके फॉरेस्ट सिस्टम में और सेंसिटिव एरियाज में चीज़ें इजीली हो पाएँ। फॉरेस्ट गार्ड को प्रॉपर एमिनिटीज़ और आर्म्स प्रोवाइड करना है, जिससे कि उनकी सेफ्टी रहे, साथ ही साथ फॉरेस्ट की भी सेफ्टी का वो ध्यान रख सके। और इन केस के कोई भी तरीके के एनक्राउच्ड फॉरेस्ट हैं, ठीक है, तो ऐसे कौन से फॉरेस्ट हैं जिनको अभी तक चेक नहीं किया गया है, जो अभी तक नज़र में नहीं आए हैं, जिन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन पे ध्यान देके उन पे भी काम हमें करना है। ये इसके मेन प्रोविजंस है नई वाली पॉलिसी के, 2005 वाली के। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जो एमपी में हमें मिलते हैं। तो जब मैं मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करती हूँ तो आपके 3 फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, सागौन, साल और बैम्बू। ठीक है, सागौन की जब मैं बात करती हूँ, जिसे हम टीक भी कहते हैं, हमने पहले ही पढ़ा, 75 to 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल में ये होते हैं। ब्लैक सॉइल में जनरली ये होते हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है? फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में। होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला में सबसे ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं टीक की वो मिलती हैं हमको। देन हम बात करते हैं साल की। तो साल अबव 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल में होते हैं, जो रेड सॉइल में होते हैं। रेलवे स्लीपर्स में यूज़ होते हैं, कुछ ब्रिजेस वगैरह बिल्ड करने के लिए, कुछ पोल्स, टेंट्स बिल्ड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मंडला, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ज़्यादा हमें मिलती हैं ट्रीज़। देन थर्ड इज़ बैम्बू। बैम्बू जो है वो 75 ड्राई डेसिडुअस में बेसिकली हमें मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं एमपी की बात करती हूँ तो 50 लाख बैम्बू से भी ज़्यादा आपको स्टेट में ही मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेट इज़ वन ऑफ द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ बैम्बू। किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ पेपर में यूज़ होता है, बास्केट और रूफ्स वगैरह भी इसमें बनती हैं। कौन कौन सी जगह पे ये मिलता है? बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, सागर और भोपाल में। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बैम्बू देखने को मिलता है। तो ये हो गए मेजर प्रोड्यूस, सागौन दैट इज टीक, साल एंड बैम्बू ट्रीज। इसके अलावा कुछ माइनर प्रोड्यूस भी हैं।
पहला है आपका तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स इज यूज्ड इन बीड़ी मेकिंग, ठीक है, बीड़ी मेकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी और शहडोल में इनका जो फॉरेस्ट में ये आपको मिलती है। सेकेंड है कथेचू। कथेचू जनरली हम कत्था भी कह सकते हैं, कत्था के तौर पे ही हम इसे जनरली जानते हैं, ठीक है। ये किन चीज़ों में यूज़ होता है? ऑब्वियसली द पीपल हु ईट कत्था उनके लिए भी यूज़ है, प्लस जो आपके पेंट्स आते हैं, लेदर होता है, उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ये मेडिसिनल यूज़ के लिए भी जाना जाता है। जो मेन एरियाज़ है जहाँ पे ये मिलता है वो गुना, शिवपुर, शिवपुरी, श्योपुर, जबलपुर, सागर और दमोह है। देन थर्ड इज़ आंवला। आंवला या गूसबेरी की अगर मैं बात करूँ तो वो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल एमपी में आपको मिलती है, ठीक है, मतलब आपका भोपाल, रायसेन इस जगह पे भी मिल जाता है, ठीक है। देन आपके होशंगाबाद, बैतूल साइड पे भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपके सीधी शहडोल साइड पे भी मिलेगा, ठीक है। इसका मेन यूज़ मेडिसिनल है, पर इसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देन हम जो दूसरे दो माइनर प्रोड्यूसर्स हैं उसमें आता है लाख। लाख की चूड़ियाँ हम सुनते हैं, ठीक है। ये जनरली जो है हमें मिलता है कहाँ से? पलाश, कुसुम, बेरी, इन सब के प्लांट्स के ऊपर ये कलेक्ट होता है, और इसकी जो लाख की फैक्ट्री है, अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो उमरिया में है, ठीक है। ये हम यहाँ यूज़ करते हैं बैंगल्स के लिए, मेडिसिन, टॉयज़, केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज़ होता है। मेन एरियाज़ जो आपके हैं वो है जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर और मंडला। तो लाख के काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, मेडिसिनल यूज़ भी होता है, लेकिन ये कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम ट्रीज़ एंड देन फिर लाख को जिसे कहना चाहिए मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। मैन्युफैक्चर इन द सेंस उसको क्लीन करके उसके ऊपर सर्टेन केमिकल्स यूज़ करते हैं, तब वो यूजेबल बनता है। देन लास्ट इज़ योर गम, ठीक है। गम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बबूल, कुल्लू एंड सलाई ट्रीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बबूल से गम होगा एक्सट्रैक्ट उसे हम बबूल गम कहते हैं। देन कुल्लू ट्रीज से कुल्लू गम निकलता है, और सलाई से सलाई गम निकलता है। तो अलग अलग टाइप के गम्स निकलते हैं जिनका यूज़ किस लिए किया जाता है? बबल गम कॉफ़ी और पेस्ट्री प्रोडक्ट्स में किया जाता है, फ्रेग्रेंस, पेंट्स और वार्निश में भी यूज़ होता है। अब अलग अलग गम का अलग अलग जगहों पे यूज़ होगा। जो मेन एरियाज़ जिसमें हमें ये मिलते हैं वो झाबुआ है, धार है, शिवपुरी, खंडवा, खरगोन, रतलाम और बैतूल में आपको गम एक्सट्रैक्ट करने के लिए बबूल, कुल्लू और सलाई के ट्रीज मिलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है। मेजर प्रोड्यूस की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ टीक, साल और बैम्बू की बात करेंगे। जब हम माइनर प्रोड्यूस की बात करेंगे तो फिर हम गम, लाख, आंवला, ठीक है, तेंदू, कतेचू, इन सब की बात करेंगे। तो इसके साथ आज का सेशन हमारा हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप कि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस आपको समझ में आए होंगे। ये हम प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का पढ़ रहे हैं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्रिपेयर हार्ड एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़। बाय बाय।